लाहौर वाला पूरा डिजाइन अच्छी चीज बताइए अगर वो यहाँ पे ऑटो होता है ऊपर से मतलब बीच में जैसे दो स्टेशन एक लुधियाना जहाँ पर बाकी जो स्टेशन से वो कराची एक कंट्रोल CV करने कॉपी करते रहे कंट्रोल CV काफी होता है आप करें ना पेस्ट तो करें ये करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट कराची की छोटी कर
ये नहीं बनाया है, ग्रुप ए है, ये आपके ग्रेडेड है जी, ये जो आज की है एक्सरसाइज ग्रेडेड है, ठीक है। एक तो कांसेप्ट है आपके सारी क्लियर होनी चाहिए। यू डेडिकेटेड पैसेंजर हाई स्पीड डेली लाइन पंजाब में कांसेप्ट पेपर और टीओआर आपका होता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ये जी बाकी सबका यही है ना, बाकी का GC1 और और ये ग्रुप का ए है। इधर इधर बैठ जाए, बाकी लोग जो जैसे जैसे जो अलग करे हुए हैं आप लोग, बाकी जो ग्रुप के हैं वो इनसे सवाल कर सकते हैं। वैसे तो एक ही ग्रुप अलग अलग बैठने से, ये उधर बैठता भी ताकि ऊपर नीचे आप ऐसे करें। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी हम जो लेना ग्रुप वाइज फिट करो। ग्रुप ए वो बंदे जो है वो कनेक्टेड है दूसरे दोनों कनेक्टेड है ऑनलाइन ये ग्रुप जो है वो बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने जो कंसेप्ट नोट का जो फॉर्मेट फॉलो किया है वो वर्ल्ड बैंक का फॉलो किया है। वर्ल्ड बैंक ने एक फिजिबिलिटी और कंसेप्ट नोट बनाया था अफगानिस्तान रेलवे के लिए, तो बेसिकली हमने उसको फॉलो करते हुए ये बनाया है। उसमें हमने मोटी मोटी चीज़ें कवर की हैं क्योंकि वो पूरा कंसेप्ट नोट वर्ड फाइल में तो नहीं बनाना था, सिर्फ प्रेजेंट करना था। तो हमने उसमें जो हमें अहम चीज़ें लगती हैं वो हमने कवर की है। ये हमारा ग्रुप है। उसके बाद जिस तरह आपने बताया था सर कि कंसेप्ट नोट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके ग्रुप की, उस प्रोजेक्ट की क्या करना चाह रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है, उसके बाद आउटकम क्या है। आउटकम ये है कि जी हम ये जो डेडिकेटेड लाइन बनाना चाह रहे हैं इससे होगा क्या, एक तो हैदराबाद और कराची की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक बूस्ट होगा और ईज ऑफ बिजनेस प्रोड्यूस होगा। अच्छा ठीक है। तो आउटकम क्या है, आउटकम ये है कि एक तो हैदराबाद और कराची के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो उनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा और बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट होगा। एंड लोकेशन क्या है हमारी, कराची से हैदराबाद वाया नूरियाबाद एंड जामशोरो। इसके लिए हमने जो एस्टिमेटेड फंडिंग जो हमने लगाई है कि हमने एनडीए से रेफरेंस लिया था कि वो पर किलोमीटर अगर ईटी लगा रहे हैं हाई स्पीड तो उसका कितना खर्चा आ रहा है टोटल मिला के, तो हमने उसका एस्टिमेट डाल दिया है। हमें 2.2 बिलियन यूएसडी चाहिए इसके लिए। उसके अलावा सोर्स फंडिंग कौन कर रहा है, तो एक एग्जाम बेंच ऑफ चाइना, वो इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान ये मिलके ये बनाएंगे। ड्यूरेशन 1.5 इयर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान रेलवे है। सिग्निफिकेंस क्या है कि कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी 23 मिलियन एज ऑफ सेंसस ऑफ 2017 उसकी डेटा ये है कि जी 23 मिलियन 10 सर उसमें ये दो करने सर उन्होंने काम किया था। अगर आप कहें तो मैं बुला देता हूँ। आ जाए मजदूर यहाँ से कंटिन्यू कर आ जाए। एक स्लाइड ठीक है। अच्छा ये जो सेकंड हमारा इसमें हेडिंग है वो सिग्निफिकेंस की, कि हम जो हाई स्पीड रेलवे ट्रैक का ले करने जा रहे हैं बिटवीन हैदराबाद एंड कराची, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले ये है कि चूंकि कराची और हैदराबाद है, कराची जो है वो आपका मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उस मेट्रोपॉलिटन सिटी को अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो दुनिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हिसाब से इसमें हाई स्पीड रेलवे होनी चाहिए। तो चूंकि इसको अभी तक डिप्राइव रखा हुआ है तो इसकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कराची और हैदराबाद भी आप ये करने जा रहे हो। अहमद आपकी ये HSR हाई स्पीड रेलवे आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो।
सेकंड है कनेक्टिंग द टू लार्जेस्ट सिटीज ऑफ सिंध, कि क्योंकि आपके पास मेन बिजनेस हब्स हैं तो आप उनको कनेक्ट करोगे, उससे कनेक्टिविटी से आपकी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी इम्प्रूव होगी। थर्ड वन है कि चूंकि दरमियान में एक नूरियाबाद के सेक्टर आता है जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब है कि कराची से जो लोग कम्यूट करते हैं उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और हैदराबाद से जो कम्यूट करते हैं, इन केस अगर उनको वहीं पे रहना पड़ता है तो उनके लिए एक्सपेंसेस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको हाई स्पीड रेलवे प्रोवाइड करते हो कराची से और हैदराबाद से, तो उसमें ये होगा कि वो कम्यूट कर सकते हैं, डेली कम्यूट कर सकते हैं। उससे उनकी ये होगा कि जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो मिनिमम हो जाएंगे, तो आप इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उनको डेवलप करोगे। लास्ट आपके पास है कि चूंकि इनके दरमियान में डीएसए और बेहतर डाउन की सिटी पे आते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे भी जो शिफ्ट है, मतलब बिजली का शिफ्ट है वो भी आएगा। और इसमें यह है कि जो डिस्पाइट द फैक्ट है कि एसएसआर की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो 5 टाइम्स लेस है। तो इसकी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, वो डिस्पाइट द फैक्ट कि ज्यादा होने की भी हम इसको ऑपरेशन कॉस्ट की निस्बत हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, इसके मेजर जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसके मेजर आउटकम्स क्या आएंगे या इसकी सिग्निफिकेंस। सर ये हमारे रूट की सैटेलाइट इमेज है। हमारे जो लाइन जा रही है वो कराची टू हैदराबाद जा रही है वाया नूरियाबाद। तो हम अगर कराची सेक्शन में देखते हैं तो हमने ये स्टेशन चूज किए, शारा फैसल, जौहर, सोराबकोट, मलीर, बेरिया टाउन, डीएच सिटी। शारा फैसल हमने इसीलिए चूज किए कि ये मतलब एक तो शारा फैसल यहाँ से गुजर रही है, और मेन लाइन जो हमारे रेलवे की ऑलरेडी है वो यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी देना बिल्कुल ईजी है। और इसी तरह हैदराबाद सेक्शन में हमने ये 4 स्टेशन सजेस्ट किए हैं, जामशोरो, अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी, आटोबान एंड लतीफाबाद। जामशोरो एक अलग डिस्ट्रिक्ट है और मतलब एजुकेशन सिटी है, तो वो भी फैसिलिटेट हम करना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी से हम कासिमाबाद को कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं, आफ्टर डेट आटोबान एंड लतीफाबाद। और ये मतलब टोपोग्राफी है हमारे ट्रैक की। ये नूरियाबाद वाले सेक्शन पे हमें यहाँ पे 329 मीटर की एलिवेशन आ रही है, तो वो भी हमें कंसिडर करनी होगी। सर इसके बाद हमारे पास ये मेथोडोलॉजी है राजा मोहम्मद यूसुफ। सर इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट है जिसके अंदर ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ये मॉनिटरिंग सेल है, उसके बाद कंसल्टेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो सबसे ऊपर जो प्रोजेक्ट क्रिएट है उसके अंदर ये हमारे पास एक मॉनिटरिंग सेल आ जाएगा, साथ कंसल्टेशन सर्विस है जो कुछ प्रोवाइड करेंगे उसकी क्वालिटी को, और कंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। ये टीओआर हमने बनाया है, इसके टीओआर बेसिकली अब वो टीओआर सर वो डॉक्यूमेंट ब्रीफ है जो प्रोजेक्ट को बर्न करेगा म्यूचुअली एग्रीइंग ऑल पार्टीज। तो इसके अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सोशल फिजिबिलिटी स्टडी हमने ऐड की है सर। के अंदर जो है आपने सोशो इकोनॉमिक सर्विस करने हैं, कितना जो है वो इसका रेट ऑफ रिटर्न आएगा इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद डेटा कलेक्शन सर्विस जो है, इंजीनियरिंग सर्विस हो गई, जियोलॉजिकल सर्विस हो गई, ये सर्विस इसके अंदर हमारा प्री रेक्विजिट है। डेटा कलेक्शन इन्वेस्टिगेशन स्टेज आएगी सर इसकी बेस के ऊपर सर हमारा प्रिलिमिनरी डिज़ाइन आएगा, कॉन्सेप्ट उसकी ड्राइंग्स बनेंगी सर। ठीक है।
सर ये हमारा हेडवे एंड रोलिंग स्टॉक इक्विपमेंट है, इसमें हम ट्रैफिक सर्वे करेंगे कि हमारे पास कितनी ट्रैफिक होगी, कितनी हमें लोकोमोटिव चाहिए होंगी, कितनी ट्रेन हम पर डे चला रहे होंगे। और रीसेटलमेंट का ये है कि अगर हमारा रूट है उसके अंदर कोई घर वगैरह आता है तो इश्यूज वगैरह होंगे तो उसके लिए ये से जी जी। कोई भी बाकी ग्रुप बी और सी के फोकस सर टी और हमने सिर्फ वही लिए थे जो हमसे रिलेट कर रहे हैं सारे दिन। ठीक है जी। और नेक्स्ट ग्रुप बी है। ग्रुप बी जी। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? ये पहले एक नाम लिखा दोबारा सर गौहर सर। ये सर विजिबिलिटी रिपोर्ट है हमारी हाई स्पीड 200 किलोमीटर पर लाहौर टू मुल्तान रेलवे लाइन है हमारे पास 3 ग्रुप मेंबर है मेरा। सर इसके 2 पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। एक में डिलीवरेबल्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि इससे क्या क्या डिलीवरेबल्स हम अचीव करना चाहते हैं फिजिबिलिटी के थ्रू। रूट ओवरव्यू कनेक्टिंग मेन सिटीज एंड रूट फैक्टर्स। डिलीवरेबल्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ न्यू रेलवे लाइन है, ये हमने प्लानिंग कमीशन का जो है ना वो फॉलो किया है। तो उसमें कंसेप्ट इंसेप्शन रिपोर्ट होती है कंसेप्शन नोट की बजाय, तो इसमें ये डिलीवरेबल्स जो है हमने वो उसके कंसीडर किए हैं। ठीक है सर, उसमें ये हमारे रिकॉग्नाइजेशन सर्वे है, टोपोग्राफिक सर्वे है, रूट सिलेक्शन रिपोर्ट है, ट्रैफिक एंड कमर्शियल सर्वे है, जो टेक्निकल एंड जियोलॉजिकल स्टडीज है, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी रिपोर्ट्स है, एनवायरमेंटल टेक्निकल रिपोर्ट है, सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है, रोलिंग स्टॉक रिपोर्ट है, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन रिपोर्ट है, कॉस्ट एस्टिमेट है, फिर एंड में हम जो है मेन हमारा वो उसके थ्रू प्रिपरेशन ऑफ PC1 डॉक्यूमेंट है। ये जो है ये मैंने बताया ना कि उसके ब्रॉडर वो होते हैं, इसके ब्रॉडर होते हैं। अभी जो देखते हैं ये जिसने भी बनाई हुई है जहाँ से आपने ली है उसको उसने अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, उनका एक जनरल पैटर्न होता है, उसके मैंने पहले भी कहा था कि उसमें आप कुछ बढ़ा भी सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपने ये तो ये है। अगर आपको हो सकता है कोई और चीज कुछ चाहिए, इसमें कोई और एडिशनल चाहिए, कोई कंपैरिजन चाहिए, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लगा है हमें, आप लोग एक सेशन देना चाहते हैं तो दे दो, जैसे क्या है चलो ठीक है। मैं लॉग तो कर क्या आप क्या नाम? बेसिकली वही है जो कॉन्सेप्ट नोट होता है हमारा इंसेप्शन रिपोर्ट में, हम वही करते हैं कि अपना फ्रेमवर्क सेट करते हैं। हमारा पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, क्या मेथड हम अपनाएंगे और क्या मेथडोलॉजी होगी और सारा
पर प्लान क्या होगा हमारा, वो सारी डिटेल्स होती है इसके अंदर इंसेप्शन रिपोर्ट पे। करंट सर्वे में हम करते हैं, इंटायर लैंड की स्टडी करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, 2 या 3 दिन का होता है ये सर्वे। जो इम्प्रैक्टिकल अनफीजिबल साइट्स होती है उसे आप रिमूव कर देते हैं और मोस्ट सुइटेबल साइट को आपने सिलेक्ट करना होता है पूरा एरिया, माउंटेन्स तो नहीं है, रिवर्स तो नहीं है, उसके अंदर फ्लडिंग एरिया तो नहीं है। उसके बाद रूट सिलेक्शन रिपोर्ट आते हैं, हमने 2 शॉर्टेस्ट रूट लिए हैं और उसमें ट्रैफिक कितनी होगी, उसका ट्रेंड कैसा है, शॉर्टर डिस्टेंस पॉसिबल है या नहीं है, वो सारा इस रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। नाउ आई कॉल ये तो आपने मुझे तो बताने की जरूरत है, तो आप उसका सर्वे करना तो क्या है, जैसे पहले लोग बताएंगे ये चीज उसमें आएंगे, ये या वो डिटेल में बनाएंगे ना, जब वर्ड में बनाएंगे तो ये ब्रॉड ओवरव्यू फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। तो आपने जो कहा था कि मतलब एक ब्रॉड ओवरव्यू देना है प्रेजेंटेशन के हवाले। आप क्या ना सर हम इसके बाद हम ट्रैफिक सर्वे करेंगे अपना, हम देखेंगे पैसेंजर्स किलोमीटर कितने हैं, हमारे ट्रैफिक का क्या मतलब स्कोप है, कितनी ट्रैफिक इस रूट पे होगी और कौन कौन से वेज यूज किए जा सकते हैं और डेली कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा जो भी हम सिग्नलिंग यूज करेंगे, हम एडवांस सिग्नलिंग यूज करेंगे, सीटीसी की तरफ जाएंगे तो हम ये हमारे जो एनवायरमेंट इफेक्ट आ सकते हैं फॉग वगैरह, वो डेफिनेटली ट्रैफिक को मूव कर देंगे रेलवेज की तरफ। इसके बाद हम ये एस्पेक्ट्स देखेंगे, जियो टेक्निकल, जियोलॉजिकल एंड सिस्मोलॉजिकल स्टडीज हम करेंगे, जिसके अंदर हम हमारा जो एरिया होगा वो 2AB होगा, जो कि एक सेफ जोन कंसीडर होता है जहाँ के अर्थक्वेक्स वगैरह कम होते हैं, हैजर्ड्स कम होंगे और हम ये फ्लैट टेरेन है हमारा यहाँ से, तो ये भी ट्रैक लेने के लिए इजी होगा। इसके अलावा फिर हम हाइड्रोलॉजिक स्टडी रिपोर्ट करेंगे। इसके अंदर हम हमारा रावी रिवर जो है वो हमारे रूट में आएगा, जिसमें हम इसकी वजह से हमारे 2 टाइम्स रावी जो है ना वो क्रॉस करना पड़ेगा और प्रपोज रूट हमें हम देंगे इसके। और इसके अलावा इसके अंदर हम ये भी करेंगे, फ्लड एरिया को भी चेक करेंगे, अगर फ्लड वगैरह आता है किसी एरिया में तो हम उसके लिए ट्रैक के लिए स्पेशल जो है ना वो कंडीशंस प्रपोज करेंगे। और वेरियस कैनाल्स एंड ड्रेन विल आल्सो बी क्रॉस थ्रू ब्रिजेस, दिस इज द स्टडी बिटवीन द लोअर एंड इसके बाद हमने इन्वायरमेंटल और रीसेटलमेंट इम्पैक्ट देखना होता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और जो वहाँ पे अगर किसी आबादी से गुजर है तो उन लोगों का क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए ये कि हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट के लिए हम जो इन्वायरमेंट को डील कर रहे होते हैं उससे प्रोजेक्ट की परमिशन लेगी कि इसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। दूसरा ये कि रीसेटलमेंट के लिए जो अगर कोई विलेज या कोई सिटी उसमें से आता है तो उसके लिए हम उनको किसी और जगह पे उनको रीसेटलमेंट करेंगे। उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो पुराना हमारा सिस्टम है वो मैकेनिकल सिग्नल लेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो न्यू होगा इसके लिए हमने मॉडर्न सिग्नल सिस्टम करेंगे, ताकि क्योंकि ये हाई स्पीड है, हाई स्पीड को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हम मॉडर्न सिग्नल की तरफ जाएं, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग है, इस तरह के हम सिग्नल की तरफ जाएंगे। हाई स्पीड के लिए अभी तो जो करंटली यूज हो रहे हैं वो डीजल लोकोमोटिव यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हाई स्पीड अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जरूरत हमें पड़ेगी। और भी आ रहे हैं के बाद सर, तो जो हमने 2 रूट सिलेक्ट किए तो उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लगेंगे, एक सरसरी ज़्यादा है क्योंकि कॉस्ट भी लगेगी, तो वो
जब हाई स्पीड ट्रैक होता है, ट्रेन के लिए, हाई स्पीड ट्रेन के लिए अच्छा ट्रैक चाहिए होता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी चाहिए होती है, तो हमें पड़ेगा 40 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ पर किलोमीटर। जो पहला रूट जो हमारा है 358 किलोमीटर का, और दूसरा रूट जो है वो हमारा 329 किलोमीटर का आता है। तो कॉस्ट जो है वो 14 मिलियन रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो कॉस्ट रूट 1 की जो बनती है वो 14 मिलियन बनती है, और कॉस्ट रूट 2 की जो बनती है वो 13 मिलियन बनती है। तो उसमें किलोमीटर की फर्क है इसलिए। It's 329, 358 है ये पर किलोमीटर है, कितना कॉस्ट? 1 किलोमीटर के लिए 358 किलोमीटर, ये सारे के कितने हैं, तो कॉस्टिंग लेंगे और हमको देंगे कॉस्टिंग वगैरह भी कुछ शामिल है। क्या नाम है आपका? रिजवान। तो इसके बाद हम इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसमें हम सब देखेंगे कि इकोनॉमिकली ये फिजिबल है कि नहीं है, फाइनेंशियली एनालाइज करेंगे कि कितना बेनिफिट होगा अगर ये दोनों रोड ऑपरेट करें हम। इसके बाद है सर ये मैंने आपको कहा कि तो प्रैक्टिकली करना पड़ा और आगे भी तो इसके बाद हम टेंडर करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे, रोड्स की स्टेशन लेआउट सब कुछ डिजाइन करेंगे, उनको अपलोड करेंगे, टेंडर डिमांड करेंगे। इसके बाद हमने जो फीचर दिया हुआ है 2 राउट्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। कैसे सिलेक्ट किए हैं तो मैप से हम तो दिखा देते हैं। चाहिए 2 राउट्स हैं, एक फैसलाबाद से जा रहा है और एक टोबा टेक्सिंग से समंदरी से जा रहा है। तो ये फैसलाबाद इसलिए सिलेक्ट किया कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो उस वजह से सिलेक्ट किया, दूसरा इसलिए सिलेक्ट किया कि ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। पहला राउट है हमारे पास, ये 359 किलोमीटर है, फैसलाबाद से जा रहा है। जैसा कि हमने ये स्टेशन है हमारे पास, मुल्तान, खानेवाल, जंग, फैसलाबाद, ननकाना साहब। दूसरा हमारे पास जो राउट है सर, इसकी पहले की जो लेंथ है 358 किलोमीटर। ये सर हमारे पास दूसरा राउट है, मुल्तान से खानेवाल, जनावाला, ननकाना साहब, फिर नॉर्थ से जाएगा 29 किलोमीटर से फॉलो जाएगा। सर ये एलिवेशन क्योंकि सर बहुत मैटर करती हैं आपके जो जैसे कार्ड सेक्शन डिस्क्राइब करने के लिए एलिवेशन की मूवमेंट जो है, आपकी बॉलिंग पावर जो है वो उस पर डिपेंड करती है। तो सर ये उसका भी एनालिसिस साथ दिया हुआ है ताकि हमें आगे रूट सिलेक्शन में ये हमारे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको हमने मद्देनजर रखा गया है। सर जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है, क्योंकि सर ये हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होता है और इसी पर हमारी जो है जो ट्रेन का ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो स्पीड हम चूज कर रहे हैं वो 200 किलोमीटर पर आवर है, ये फास्ट कम्युनिकेट होगी। और सर इसके अंदर जो टाइम हमें जो लगेगा ना सर 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास जो है जो ट्रैवल टाइम है उससे ड्रास्टिकली सर रिड्यूस किया जा रहा है। इसके दरमियान जो मेजर फीचर हैं सर वो ये है कि 2 क्रॉसिंग मोटरवेज के ऊपर आ रही है और 2 क्रॉसिंग जो है वो क्या उसका नाम रावी रिवर के ऊपर आ रही है। सर ये जो है एक मेजर एक्सपेंस होगा। बाकी सर ये रूट और सर ये जो यार्ड्स की सर वो सारी जो हैं किलोमीटर सर ये इधर डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। सर जो हमारी रूट की जो सर डिस्टेंसेज हैं सर इसकी एक जनरल जो रूट कंपैरिजन सर यहाँ पे दिया गया है। सर जो ब्लू में है वो हमारा रूट 1 है। सर उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, उस पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा है, मगर उधर ट्रैफिक ज़्यादा हमारी, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो मेजर सिटी बाद झंग, ननकाना साहब, खानेवाल, मुल्तान, दूसरी तरफ से है जो हमारे पास ये जड़ा वाला और ये टोबा टेक्सिंग और शोरपुर वगैरह इधर थोड़ी सी ट्रैफिक आना है।
जो उसका डिस्टेंस भी थोड़ा, टाइम भी थोड़ा लग रहा है, कॉस्ट भी थोड़ी लग रही है। तो दोनों फिजिबल रूट्स हैं। अब जो है आप मिनिस्टर लेकिन उसको मैं ये जो है ना समझना चाहिए कि फिजिबिलिटी है वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा एनपीवी क्या है, मिसाल के तौर पे आप कोई कॉस्ट लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा अप्लाइड है ताकि थोड़ा अच्छी एफर्ट है, जैसे पहला आपका वो है, लेकिन उसमें भी कोई भी अप्लाइड जब आप चीज लेते हैं तो आप इंग्लिश में आपने अज्यूम कर लिया कि जैसे पहले था 14 कितने मिलियन था, 13 मिलियन 14 मिलियन, ठीक है, 14 मिलियन 13 मिलियन, ये कितने इसमें जो मेरे के ब्रेक इवन पे कंपनी की से बात पहुंचेगा, प्रॉफिटेबल कब होगा, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, ये तो चलो आपने लगा लिया था, कॉस्ट आपने लगा सर ये जो सैंपल एस्टिमेट्स नहीं है रेलवे के साथ मुझे ये कंबाइन करके बनाई गई है कॉस्ट। इसके अंदर सर हमने लेटेस्ट सर यूएस 16 और उसके साथ मॉडलो फिटिंग के साथ जो सर हमारी सारी चीजें ये जरूरत है ना, ये अपना पीछे से इसको आप इसको समझ लेना आप खाली ऊपर ही आपको उसके लिए ठीक है, आपके वो यहाँ पे रिपोर्ट किया और आपने किया था कितना रिपोर्ट गूगल मार्केट पहुंची भी सर, गूगल मार्केट पहुंची भी पंजाब की बनी थी सर वाली तो मार्केट पहुंची थी। आपने सारा काम कैसे किया था ये वाला ये सर हमारी फर्क भी इसलिए ना क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आपको सबसे एक चीज है मुझे देखो आप सब ठीक है, बाकी तो ज़ाहिर हर एक के आप एंड पे जाओ बिजनेस प्लान जो इम्पोर्टेंट है वही चीज होती है। ये देखिए ये बेसिकली ये जो है ये लाजमी है, जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाए
आपने जो भी है जरा टाइम थोड़ा सा अरे एक बात है जरा कोई एक बेस्ट आइडिया दे कंज्यूम कर लेता है ना पॉपुलेशन का या शहर का ये तो पता होगा ना कि एक ट्रेन पे कितने हैं, ये तो आइडिया होना चाहिए आपको ट्रेन पे चलती उस पर और ट्रेन पे पता कर पंजाब के उधर इस तरह को कितनी एक ट्रेन पे कितने पैसेंजर आते हैं कितना काम हुआ मेन चीज यानी कि वो है कि जो चीज आप बना रहे हैं उसकी है ना उनकी ये प्लान है बड़ा बिजनेस प्लान जो जैसे चीफ सेक्रेटरी पहले करता है बिजनेस प्लान ये होता है कि उसमें आपने एक्चुअली तो कितने दिन उसके करीब कितने एस्टिमेट कॉस्ट कितना है और इसका जो आउटकम इतना है अब ये मैंने जो ना पहले क्या आउटकम है ये इवन ये जो रेलवे का है ये तो मैंने रेलवे का बनाते हैं रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं रेलवे का पीसी का बनाया तो इसमें भी हर चीज ये डिटेल पहले देनी पड़ती है कि क्या क्या किस तरीके से आप लोगों को ठीक है एक्चुअली बिजनेस प्लान यानी कि बिजनेस प्लान के से थोड़ा सा इसको ऊपर ले ऊपर नहीं टेबल उसके बाद ये जो ना ये देखिए मैंने उसके लिए आपको समझाया था कि ये लाजमी तौर पे जो आपने कॉस्ट लिया ना 13 बिलियन जो कुछ भी है वो कॉस्ट लेके उसकी जो आउटकम है बेशक आप वैसे रफ ले लेते कि भाई एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा बंदा वो करे तो उनकी कॉस्ट मिल जाती है वो इतना वो नहीं ये एक्चुअली यानी कि वो है ये देखें कि भी अब ये तीसरे साल में जो ना मेरा प्रोजेक्ट है हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली तीसरे साल में इसका जो एनपीवी है पॉजिटिव हो जाता है हो सकता है रेलवे का 10 साल के बाद पॉजिटिव हो क्योंकि उस पर ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट पहले लगानी पड़ती है उसकी इनकम थोड़ी लेकिन वो एक पहले गवर्नमेंट है या जो कुछ भी ये ML1 का जो है ना ML1 का अगर आपको मिल जाए सब लोगों को ML1 का है उन्होंने कंसल्टेंट वगैरह हायर किए थे वो बड़ा जबरदस्त हुआ है उन्होंने सारा वो बड़ा अच्छा है लेके बनाया कि कैसे कैसे फंडिंग आएगी कितने कितने है कैसे ये कम होगी क्योंकि ज़रा $8 बिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट था तो गवर्नमेंट कैसे वो करेगी और साथ साथ रेवेन्यू कैसे कैसे उससे जनरेट होते हैं और इवेंचुअली ब्रेक इवन किस जगह पे पहुंचेगा और उसके बाद कितना प्रॉफिट ये असल क्रक्स तो ये होता है ना क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप बना रहे हैं क्योंकि इसकी बुनियाद पे हुकूमत ने 13 बिलियन और 14 बिलियन हुकूमत ने उड़ा देना है माचिस की तीली लगा देनी ठीक है अब वो कैसे भी उनका आउटकम क्या है फिजिबिलिटी रिपोर्ट है इस लिहाज से चूंकि रेलवे के आमतौर पे रेलवे के प्रोजेक्ट हैं उनमें लाजमी तौर पे चाहिए होती है क्योंकि उनका पैसा 500 मिलियन से ज्यादा ही चाहिए होता है ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये लाजमी चलो आपको बनानी ना पड़े बनानी भी पड़ सकती है लेकिन अगर बनानी ना पड़े तो आपको ये एक जो शाइनेस है ये जो है ना वो ना हो कि भी यार ये पता नहीं क्या चीज किस चीज का नाम ये इसमें ये कोई इतना कोई लंबा चौड़ा ये कि नहीं ये देखें सादा सा ये फार्मूला है R1 ये जो R1 है ना R1 है ये जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है जो भी है ये बाकी के लिए भी ये सारे R1 जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है चूंकि रेवेन्यू आपको मिलेगा 2 साल के बाद या साल के बाद हमारा साल के बाद है अगर 5 साल के बाद है तो ये रेज टू पावर 5 हो जाएगा क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि भाई 5 साल के बाद आपका जो ट्रेन है 5 साल के बाद वो जो है साल के तौर पे 1 बिलियन ये निकलेगा तो 5 साल के बाद 1 बिलियन की वैल्यू आज के टाइम में 1 बिलियन तो नहीं रहेगी क्योंकि उसमें जो ना इतनी इन्फ्लेशन उसमें आ जाएगी उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम यानी कि मेरा एक क्वेश्चन है जी आपने इसमें मेंशन किया था कि हमारे पास पहले साल जो स्टूडेंट्स आएंगे आई थिंक 300 समथिंग 100 तो सर आपने वो किस तरह एस्टिमेट लगाए थे कि मतलब क्योंकि सर्वे हुआ है कि इतने स्टूडेंट्स आएंगे हमारे पास में भी कम आएंगे भी बहुत ही कम आए नहीं वो एस्टिमेट्स किस बेस पे मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल कॉलेज के है ना मेडिकल कॉलेज के उसमें तो एक तो ये भी 18-19 मतलब 19,000 सीटें पूरे पाकिस्तान और जो एप्लीकेंट है वो 1.25 लाख जो पिछली दफा 1.25 लाख तो वो एक्चुअल बेस्ड उस पे आने के हमने लगाए बेसिकली मेडिकल कॉलेज है या जो उनका जो दाखिला सबसे मुश्किल इस वजह से होता है कि उसमें एक सीट के अगेंस्ट 5 बेड का हॉस्पिटल हो एक सीट लेने के लिए यानी 100 सीट अगर आपने लेने हैं तो 500 बेड का हॉस्पिटल आपके साथ होना चाहिए ठीक है हो चुके ये हॉस्पिटल्स कम है इस वजह से वरना आप ये देखिए कि मशरूम बन जाता
जैसे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज का बन गया है, हर पास है जब इंजीनियरिंग। तो इस वजह से मेडिकल कॉलेज है उसमें ये तकरीबन कंफर्म होता है कि आपके पास 100 स्टूडेंट हर सूरत पे आ जाएंगे, क्योंकि वो पूरा डाटा ये पूरे डाटे पे बेसिस है। कोई 4-5 प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा मेहनत होता है, लेकिन 4-5 जो प्राइवेट कॉलेज है इस्लामाबाद के, मुल्तान के, लाहौर के, वो बाकायदा मैं उससे करके पूरा डाटा पीएमसी की वेबसाइट से लेके ऐसे हवा में नहीं मतलब टारगेट होता है जिसमें कि उनके जो मतलब माठे से माठा कॉलेज है उसमें भी कोई तकरीबन 100 सीट के अगेंस्ट है 3000 प्लस यानी कि एप्लीकेंट जो अच्छे हैं उनमें 10,000 प्लस होते हैं। तो 100 स्टूडेंट है वो आपने ठीक है। उनकी जो एवरेज इस वक्त जो फीस है वो हमने दी है, एवरेज फीस देके उससे हमने सोशल प्रोजेक्ट की कैसे करेंगे? हैं सोशल प्रोजेक्ट कितने हैं और बड़ा सोशल प्रोजेक्ट है बेसिकली सोशल प्रोजेक्ट है उसका भी बेसिकली ये डाटा हेल्थ जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें बेसिकली हर मुल्क का डाटा है सोशल हेल्थ के लिहाज से दिया हुआ है कि अगर किसी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनमें हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज विजिट टू हॉस्पिटल लोगों की या डाइट है उसका उन्हें एस्टिमेट लगाया जाए, जैसे ये हैप्पीनेस इंडेक्स है और जो सोशल वैल्यूज है, तो उनके जरिए वो जीडीपी की कितना फर्क है जीडीपी में पड़ता है और ये जीडीपी का एक इम्पैक्ट उन्होंने निकाला है कि अगर जो फर्क एक बन जाए उसकी सेहत है एक महीने एक साल के अंदर एक महीने बीमार रहता है इंडिया में तो कितना उसका यानी कि नुकसान हुआ, अगर कम रहता है तो कितना फायदा होगा, ऐसे करके वो बाकायदा वो कैलकुलेट करके वो बेसिक रेवेन्यू इसमें ना आए लेकिन आपने उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे देखा जिसमें जीडीपी पे ह्यूमन कैपिटल जो हेल्थी होगा उसके बाद बनेगा। इस तरह को बड़ा दिवस नहीं है सर। आई थिंक वो रेवेन्यू में इस तरह आ सकता है कि उनको हॉस्पिटल को फंड तो मिलते हैं ना, सोशल फंड जो होते हैं ये जो ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले इसमें आप देखिएगा उसमें सारे इफेक्ट को कैलकुलेट ठीक है। मैंने किसी स्टडी में नहीं देखा था, स्टडी में दिखा रही है जैसे कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस बेसिस की और इससे हम कहते हैं ना ये क्या करते हैं इसलिए भी बताओ ना कि जो है मैं अभी जो है ना ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और जो है ना HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उनमें पाकिस्तान का इम्पैक्ट वगैरह तो बहुत नहीं और यार मेरा ना लैपटॉप है A1 में A1 के सेकंड फ्लोर पे रखूंगा A1 के सेकंड ठीक है। गाज तो मेरा खाना गया हुआ बाहर कोई किसी और के हाथ में नहीं कर तुम हुआ था उसमें जो है ना तीनों यानी कि जो पॉवर्टी का वह तीनों उनके जरिए कितना है पाकिस्तान में हेल्थ एजुकेशन उनकी वजह से 33% यानी कि कम है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है 33% है, ये पूरी उन्होंने वर्ल्ड के हर कंट्री का नहीं है ठीक है। और वो 33% से कितना हेल्थ का शेयर है और उस पॉपुलेशन का रेशो निकाल के एक एस्टिमेट आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह पे आप हॉस्पिटल बना रहे हैं और उससे 1 लाख बंदा है आपकी जो एक होती पॉपुलेशन और एक होता है लेबर फोर्स। तो जैसे कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई है इसकी जगह क्या आएगा उसमें
मैं वही बता रहा हूँ ना, ये देखें ना, ये तो यहाँ पे आपने उसको उसमें कन्वर्ट करना है ना, एक्चुअल उसमें कन्वर्ट करना है। तो मिसाल के तौर पे आज आपका एक ह्यूमन कैपिटल है, वो जो ना वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें ये इंडिकेटर्स है, उन्होंने एस्टिमेट करके दिए होते हैं कि अगर एक जो लेबर फोर्स है और उसको अगर उसको अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन, जो सोशल उसका है ना, हेल्थ एजुकेशन और अच्छी उसको सिविक फैसिलिटीज दी जाए, तो उनकी वजह से जीडीपी पे कितना रेशियो इम्पैक्ट पड़ता है। आप एक एरिया में यानी कि हॉस्पिटल लगा रहे हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 लाख पॉपुलेशन है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसको 1 लाख पे जो पूरी पाकिस्तान की जीडीपी है उससे उसका एक एस्टिमेट आप लगा सकते हैं, वो एक रफ के होगा, उसको एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका भी हम एस्टिमेट कुछ ना कुछ है इम्पैक्ट है वो निकाल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये जो है ना हेल्थ एजुकेशन और पावर्टी की वजह से 33% है, 33% ये 37% है जीडीपी की जो है ना ग्रोथ रेट कम है 37%, इनकी 6 का आप 37% लगा लें तो तकरीबन 2% ग्रोथ रेट वो कम है। अब वो 2% के हिसाब से आप जीडीपी की वैल्यू निकाल लें और उसके जरिए जो है ना पर हेड जो है ना कितना यानी कि इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे जो हॉस्पिटल पे कितना इम्पैक्ट कितने लोगों को वो करेगा, उससे यानी कि आप एस्टिमेट करें। ठीक है ना, मैं भी आके मैं आपको थोड़ा सा अभी देखें, ये जो आर है ये सिंपल जो आपका कैश फ्लो है ये आपने निकालना है, और 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 है तो ये 1.10 आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट किया हुआ है ना, इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट किया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट है वो ये पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगाने के बजाय बैंक में रखती तो उसको कितना फायदा होगा, या एक इंडिविजुअल है उसको बैंक में रखता तो उसको कितना फायदा होगा। अब आपका जो रिटर्न है वो लाजमी तौर पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ये इनके लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, ज्यादा अरसे तक ये आउटकम इनका आता रहता है, तो ये पहले 2-3 साल तक है वो नेगेटिव गया है, लेकिन तीसरे साल है ये पॉजिटिव इसकी रिटर्न यानी कि होगी। आगे हमने 5 साल का निकाला है तो फिर आगे पॉजिटिव है, कंटिन्यूस उसका अपना खर्चा भी निकाल के कंटिन्यूस उसका होता है। इसका जो रेलवे है, रेलवे का इम्पैक्ट है, रेलवे के इम्पैक्ट पे जब आप रेलवे का निकालेंगे, एक तो डायरेक्ट इनकम है जैसे उसकी है कार्गो की है कि कितनी एक्सपेक्टेड कार्गो है, और दूसरा जो है ना कितने पैसेंजर्स की इनकम है, वो तो डायरेक्ट है, वो डाटा मौजूद भी है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर, और उसको यानी कि उसका फिर इम्पैक्ट बाकी सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, तो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी जनरेट होगी, उनका भी आप एक पोर्शन लगा के इसको निकाल सकते। ये लाजमी तौर पे जो भी प्रोजेक्ट है ये इसके ऊपर यानी कि डिपेंड करेगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये 2 मेथड है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो और एनपीवी। ये लाजमी तौर पे जब भी आप करेंगे तो ये बिजनेस प्लान है आपको लाजमी तौर पे बनाना। और Sir, Group C, PC1 का task था for the construction of new dedicated passenger railway line between Karachi and Hyderabad. तो इसकी total estimated cost है वो around $2.2 billion दिखती है, और estimated जो completion time है वो हमारे 18 months है, और ये हमारे पास public sector पे project है। ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, अमीर माइटर, मोहम्मद राफे, लानवी, नान और फाद जैसर खान अली, शरफ मजीद, सहला, सलमान, उमैर अली मेमन और चेतन दास। फर्दर लानवी कंटिन्यू। और बुक लिखते हैं सॉरी सर, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की है। सर मैं आ रहा हूँ, आगे है।
सर PC1 में सबसे पहले प्रोजेक्ट्स के डिटेल गिवन होते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डेडिकेटेड पैसेंजर रेलवे लाइन बिटवीन कराची एंड हैदराबाद। लोकेशन उसकी कराची टू हैदराबाद, टू मेन सिटीज ऑफ द सेम प्रोविंस। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, सबसे पहले आता है स्पॉन्सर कौन कर रहा है प्रोजेक्ट को। एक्सिम बैंक ऑफ चाइना उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं विद दी हेल्प, मतलब जो दूसरा उसके साथ है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। एग्जीक्यूशन अथॉरिटी कौन है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा पाकिस्तान रेलवे के सिविल ब्रांच से, वो इसका एग्जीक्यूशन अथॉरिटी होगी। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है ना वो भी पाकिस्तान रेलवे के जमीन में ठीक है। और कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये फॉल करता है। ये उसका एक हमने डेडिकेटेड लाइन मेंशन किए हैं कि कौन से उसकी बात होगा। हैदराबाद सेक्शन का हमने मेंशन किया कि हैदराबाद सेक्शन में कौन कौन से एरियाज को वो टच करेंगे। उसके बाद उसकी हमने टोपोग्राफी की डिटेल्स दी हैं कि लोकेशन और उसकी जो जियोग्राफी है उसको डिटेल में जियोलॉजी को स्टडी किया है। प्लान प्रोविजन PC1 में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस प्रोजेक्ट के प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हो। चूंकि ये एक्सिम बैंक ऑफ चाइना उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ CPEC आएगा। बट इन केस ऑफ अगर ये किसी डिले आ जाए उसमें या फिर कोई और मिसहैप हो जाए तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि PSDB फंड या फिर AWB या वर्ल्ड बैंक से भी हम वो हेल्प और अब मैं दोबारा राफे भाई को दावत दूंगा कि वो आए और प्रेजेंट करें। इसके जरिए आप पर है कर सकते हैं उस बैंक को तो उसकी से कोई एचडी के लिए क्योंकि आप जब बातें भी कस्टमर की कंपनी इसमें का आपको पर है कि उसके लिहाज से आप इसी को समझ मैं ये बता रहा हूँ ये इसमें ये जो ना ये होगा एजुकेशन की वजह से, हेल्थ की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, इनफर्टिलिटी की वजह से, ये बेसिकली सोशल जो प्रोजेक्ट है उनकी रेंज होता है कि कितना लॉस है उनकी जीडीपी में और उनकी जीडीपी में होती है। ये उन्होंने उसका क्राइटेरिया भी बताया हुआ है कि मिसाल के तौर पे एक लेबर फोर्स है, अगर वो ऑन दी एवरेज हफ्ते में एक दफा डॉक्टर के पास जाता है या उसके पास जाता है तो कितना लॉस, कितने आवर्स का लॉस होता है, कितनी प्रोडक्टिविटी यानी कि कम होती है। एक मतलब रफ एस्टीमेट होता है ना, सोशल उसमें आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनके मुताबिक आप उसको कैलकुलेट करके पर हेड उसका निकाल है। एक हॉस्पिटल में चूंकि आप 500 बेड का है तो उससे आपको आइडिया होगा कितना है उसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो उनका इलाज होगा तो उससे कितना बेनिफिट होगा। इस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करेंगे। एक एस्टिमेट यानी कि आपको बताना होगा कि और भी एवरेज है इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा और इसके अलावा सोशल बेनिफिट कितना। ये कोई ना कोई इसका फार्मूला इंटरनेशनल तौर पर बने। ठीक है।
आप विजिट में दोबारा रिपीट जी जी सर PC1 में सबसे पहले प्रोजेक्ट डिटेल दी जाती है। तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डेडिकेटेड पैसेंजर रेलवे लाइंस बिटवीन कराची एंड हैदराबाद। उसकी जो लोकेशन होगी वो 2 मेन सिटीज ऑफ सेम कराची टू हैदराबाद है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल, हु आर द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज फॉर दिस प्रोजेक्ट। जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है वो एक्सिम बैंक ऑफ चाइना कर रही है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिविल डिपार्टमेंट से होगा, पाकिस्तान रेलवे का ही। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी पाकिस्तान रेलवे के जिम्मे है। और इसके अलावा जो ये कंसर्न मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रेलवे के अंडर आती है। ये हमने उसके कराची सेक्शन शो किया कि जो कराची में उसके मेन स्टेशन होंगे डिपेंडिंग ऑन दी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और ये हैदराबाद में मेन स्टेशंस का हमने वो दिया हुआ है। और साथ में ही उसके पूरे जो लाइन है उसकी टोपोग्राफी गिवन है। और जो मेन चीज होती है PC1 में वो उसकी प्लान प्रोविजन होती है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। सबसे पहला प्लान जो है वो लाल नबी एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, क्योंकि ये एक्सिम बैंक ऑफ चाइना उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो दिस प्रोजेक्ट विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीप एक्ट। लेकिन इन केस ऑफ एनी मिस है या कोई डिले आ जाती है तो हमारे पास प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो वो हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम PSDB या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करके फंड वहां से ले सकते हैं और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे जब तक कि वो एक्सिम बैंक जो है ना वो पैसे रिलीज नहीं करती। नाउ मैं राफे भाई को इनवाइट करूंगा। सर प्रोजेक्ट का पोटेंशियल या सिग्निफिकेंस अगर हम बताएं तो कराची और हैदराबाद के दरमियान हमें एक रेल लिंक प्रोवाइड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तकरीबन लाइफ हमारे पास 75 ईयर्स होती है। तो एक एस्टिमेटेड है कि हम 50 ईयर्स प्लस इससे बेनिफिट ले सकते हैं ये प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं। पोर्ट है कराची के अंदर, एक कमर्शियल एक्टिविटी है वहाँ पे। तो इसके जरिए से रेल लिंक अगर आ जाता है हाई स्पीड ट्रेन तो ऑगमेंटेड कमर्शियल एक्टिविटी हम वहाँ पे रुनुमा हो सकती है। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि वो कराची का एरिया इतना कंजेस्टेड और इंडस्ट्रियल हो चुका है। अगर हम कन्वेंशनल ट्रकिंग के थ्रू या उसके थ्रू जाते हैं उसके फ्रेट के ऊपर तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए हम ET के ऊपर आए हैं तो जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है और सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये एक और बेनिफिट है प्रोजेक्ट का। ओपनिंग अप ए वास्ट एरिया फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड टूरिज्म। कराची में ट्रेड की बड़ी जो है ना, ट्रेड और कॉमर्स की भी बड़ी जो है ना पोटेंशियल है। सी व्यू है तो वहाँ पे टूरिज्म जो है ना वो भी अफेक्ट हो सकती है। Another benefit जो कि to connect कराची एंड हैदराबाद विद नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, इनके दरमियान एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है उसकी भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ऑब्वियसली एक क्विक कम्यूट होगा, 200+ की स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर की। और टू रिड्यूस द इंटरसिटी रोड कंजेशंस, जो रोड के कराची और हैदराबाद की रोड कंजेशन कम हो जाएगी। ओवर टू सर। अच्छा, feasibility report ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं तो हमने उसकी डिटेल शेयर नहीं की है। लेकिन उसके जो डिलीवरेबल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंसेप्शन रिपोर्ट में तो बेसिकली एक्शंस होते हैं और ये बताया जाता है कि टाइमलाइन क्या होगी प्रोजेक्ट के ओवरऑल। तो हमारी 18 मंथ से प्रोजेक्ट की टाइमलाइन एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2.2 बिलियन US। रिकॉग्निशन सर्वे रिपोर्ट, अच्छा हमारा रूट है कराची से हैदराबाद के दरमियान। कराची से हैदराबाद हम जा रहे हैं नूरियाबाद के जरिए, जो हमारे ग्रुप वन ने शेयर किया था कि हमारे बीच में रूट आ रहा है। हम शायद फैसल से निकल रहे हैं, जौहर से होते हुए बैरियर टाउन और फिर नूरियाबाद और हैदराबाद जा रहे हैं। तो इस रूट पे हमारे पास एलिवेशन ज़्यादा नहीं आ रही, 19.57 मीटर आ रही, जो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। हम उसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे।
टोपोग्राफिकल सर्वे जो है उसमें ये आएगा कि हमारी टोपोग्राफी किस तरह है। तो कराची से हैदराबाद जैसे कि हमें पता है प्लेन रूट है, वहाँ कोई माउंटेनियस रीजन नहीं है और कोई सॉल्ट माइंस नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसपे हम अपने कोई ब्रिजेस बनाए या उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन है नहीं। रूट सिलेक्शन रिपोर्ट, रूट ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया है, एक ही रूट हमने सिलेक्ट किया है, वो हमारा है कराची से हैदराबाद के दरमियान, जो कि हम नूरियाबाद के जरिए जा रहे हैं। तो इस रूट में हमने जो सिलेक्ट किया उसका फायदा क्या है? फायदा ये कि हम शाहरा फैसल से हो रहे हैं, जो कि हमारी मेन शाहरा है कराची की। उसके बाद हम जा रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी हमारी ड्रिम रोड के पास रेलवे लाइन मौजूद है, वहाँ से हम जौहर जा रहे हैं और वहाँ से फिर फर्दर सोलापुर की तरफ जा रहे हैं। फायदा क्या है इसका? फायदा ये, इस रूट पे सारी हमारी मेन यूनिवर्सिटीज आ रही है कराची की। हमारे पास यहाँ कराची यूनिवर्सिटी आ रही है, हमारे पास यहाँ NIT आ रही है। ये मेन हमारा जो रूट इस तरफ आ रहा है, तो इसका बेनिफिट ये है कि हमें ट्रैफिक सिलेक्शन में इससे काफी फायदा है। ट्रैफिक एंड कमर्शियल सर्वे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें ये काफी फायदा देगा क्योंकि हमारे मेन रूट पे मौजूद है। फर्दर हम बहरिया टाउन की तरफ जाएंगे तो वो एक नई बेसिकली समझेंगे वो कराची में एक नई सिटी बन गई, तो वहाँ जितने लोग जाते हैं कराची से जॉब्स के लिए, वहाँ फायदा होगा। नूरियाबाद इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ आ रहा है, तो ट्रैफिक हमें काफी मिलेगा। अच्छा, ट्रैफिक पे हमने डिटेल ज़्यादा शेयर नहीं की क्योंकि नॉर्मली जो हमारी कराची की ट्रेन जाती हैं कराची से किसी भी जगह लाहौर या लॉन्ग रूट पे जाती है, उसमें हमारे पास 14 डिब्बे होते हैं और हर डिब्बे में हमारे पास तकरीबन 9 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें 6 सीट्स होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास अराउंड 700 जो है पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रही है तो इसमें हमें उसके लिहाज से फिर सीट्स अरेंज करनी पड़ेंगी, ट्रैफिक को डिटेल में सर्वे करना। फिर आता है जियो टेक्निकल, जियोलॉजिकल, सेस्मोलॉजिकल स्टडीज। तो कराची से हैदराबाद की जो पट्टी है वो सेस्मोलॉजिकल सर्वेस पे, उस पर कोई रेड जोन नहीं आता, तो ये एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है हमारे लिए। हाइड्रोलॉजी स्टडी रिपोर्ट, अच्छा हाइड्रोलॉजी स्टडी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हम डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन कराची से हैदराबाद की जो रूट है उस पर इतनी ज़्यादा ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ना वहाँ दरिया आते हैं ना वहाँ कोई नदी कोई आती है। एक आती है कोई 50 मीटर से कम पे आएगी, एक पैराडाइज के करीब आएगी, कोई फर्दर आगे जाएंगे बहुत छोटे छोटे रूट्स पे आएंगे, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रही हमारे पास, कोई बड़ी नदी नहीं आई जिसके लिए हमें बड़ा ब्रिज बनाना पड़े, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, तो एक बेनिफिट हमें यहाँ मिलते हैं। एनवायरमेंटल रीसेटलमेंट रिपोर्ट, अच्छा ये एक मेजर एस्पेक्ट होगा इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि शहर फैसल से लेकर जब हम सोलापुर से होते जाएंगे, सोलापुर से आगे हमें इतना रूट नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ हमारी जो है मेन हमारी लाइन मोटरवे जाती है वहाँ, तो मोटरवे तो नहीं, हमारी मेन रूट जो है हैदराबाद से कनेक्ट होता है, तो वहाँ रोड जाती है, वहाँ इशू नहीं होगा क्योंकि वो कराची से बाहर का इशू। मेन इशू जो हमें आएगा वो कराची के अंदर आएगा, जहाँ हमारे शहर फैसल से लेकर सोलापुर का जो रूट है वहाँ हमारे मेनली बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है, तो क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, यहाँ जौहर का पूरा एरिया आएगा, यहाँ गुलशन इकबाल आएगा, यहाँ गुलजार हिस्ट्री आएगा, फिर आगे के सारे एरियाज आएंगे, तो इन्वायरमेंटल इसके रीसेटलमेंट जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि हम ये कन्विंस कर सकते हैं कि रीसेटलमेंट में हमें फ़ायदा ये होगा कि उन लोगों को फर्दर हम रीसेटलमेंट जो पैसे हैं उनको वो दे सकते हैं, और साथ में उसका जो इम्पैक्ट एरिया पे आएगा वो काफ़ी बड़ा होगा। तो इस लिहाज से हम लोग, क्योंकि वहाँ के जो एरिया है वहाँ कोई ट्रेन का रूट नहीं है, वहाँ लोगों को ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, तो कराची में सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को कराची में मिलेगा कि अगर हम उनको अल्टरनेट रूट दे रहे हैं जहाँ ट्रैफिक नहीं, और क्योंकि 200 किलोमीटर पर आवर की हमारी जो स्पीड होगी उस पर फायदा ये होगा कि वो विद इन मिनट्स से भी कम में वो पहुँच जाएंगे पूरे कराची। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें रीसेटलमेंट के दौरान हमें फायदा देगा नेगोशिएशन के दौरान। अच्छा, फिर आता है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारी, क्योंकि हम स्पीड से जा रहे हैं 200 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी उसके लिहाज से फिर हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं है। उसके बाद हमारे पास आएगा कि हम कौन सा मीडियम चूज कर रहे हैं अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर भी हमारे पास कई फर्दर टाइप्स आए, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर हम एग्जिस्टिंग उस पर जाते हैं जैसे लाहौर से खानेवाल के दरमियान, तो हमें उसकी लाइंस वगैरह देखनी पड़ेंगी, उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। हमने इंडिया से कंपेयर करते हुए कॉस्ट की है, तो इंडिया की $2.2 बिलियन जो पड़ रही है हमें, उसकी वजह यह है कि उन्होंने ओवरहेड वायर्स पे
पाकिस्तान में भी हम एग्जिस्टिंग ओवर एडवाइस पे जाएंगे क्योंकि इवन कराची में इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो भी ओवरहेड पे जाए, तो वहाँ हमें फायदा देगा। रोलिंग स्टॉक जो है जैसे कि पहले डिस्कस किया कि हमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स चाहिए, तो उसके हमारी कॉस्ट में ऑलरेडी वो शामिल है। अगला सेक्शन है सर हमारा फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का प्रोजेक्ट। इसमें सबसे पहले हम जो इसके कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं वो करेंगे, उसमें जो इसकी मेन कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की है और ऑपरेशन और गवर्नेंस मॉडल जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी कॉस्ट है वो ट्रैक है, ट्रैक के फिर डिफरेंट आगे कंपोनेंट्स हैं, स्टेशन हैं, शेड्स बनेंगे लोकोमोटिव के लिए, बाकी डिपोज होंगे कोचेस वगैरह के लिए। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में हमारे सोर्स है और गवर्नेंस मॉडल जो होगा ये इसके और रेलवे के अंदर होगा और बाकी इसको जो उसकी ऑपरेशन जो भी रेलवे बोर्ड जो है वो इसको करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सिग्नलिंग ये हमारा एक्सपेंस होगा इस प्रोजेक्ट का। उसके अलावा ये हाई स्पीड रेलवे है तो इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होगी तो वो ये हमारा एक्सपेंस है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन है ट्रैक लेन के लिए तो वो ऑलरेडी रेलवे के पास लैंड है, राइट ऑफ वे हमारे पास है, जस्ट उस पर ट्रैक material cost estimate से इसमें तीन आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रैक के स्टेशन बिल्डिंग, पावर हाउसेस एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, ट्रेन क्रू, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ। एंड ऑपरेशन कॉस्ट में लोकोमोटिव्स, कोचेस, ब्रेक वैन, पावर वैन, एक्सेट्रा कॉस्ट। सर इसमें जो फाइनेंशियल एंड बिजनेस प्लान है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्सिम बैंक ऑफ चाइना एंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द रेलवेज it is of course from the passenger persons. Similarly, the commercial viability of the commercial viability of the project, we will be hiring a consultant and they will be carrying out some surveys based on traffic and market surveys to estimate return on investments, internal rate of return, benefit cost ratios like parameters. They will be calculated and based on that. So this project commercial viability will be looking at its benefit to cost ratio. Benefit to cost ratio also. Like we are looking at the benefits and the cost incurred on the project and we are taking the risk. Yeah. Return on investment like on our project, what we can do. सबकी जो शेयर करते क्योंकि पहली दफा था इस वजह से पहले की ट्रेनिंग उसमें है तो इस तो सही है कि आपको एक तरह से सेंसिटाइज सारे बातें होंगे कि अप्लाइड लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार जरूरत पड़ती है। तो आप रेलवे में है और रेलवे में जिसकी जगह पे जाए तो या आपके सेक्शन में या आपके में या आपकी लाजमी तौर पर कुछ चीज़ें की बंदी होती है जो आज है कुछ सब दिख रहे हैं।
अब ये जो बेसिकली मैं दोबारा इसको समराइज करता हूँ, जो कॉन्सेप्ट पेपर और TOR है वो एक आइडिया होता है। कॉन्सेप्ट पेपर एक आइडिया है, ठीक है। एक आइडिया आपने बताया कि यहाँ से यहाँ पे अगर बन जाए, अगर चीज हो जाए तो वो बड़ा उसका फायदा है। कॉन्सेप्ट पेपर है, उसमें कॉन्सेप्ट पेपर जो है उसमें जो है कॉन्सेप्ट नोट है, उसमें आपने बेस्ड ऑन आपका जो नेशनल है या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे आपने उसको जो डाटा पहले से अवेलेबल है, सेकेंडरी जो डाटा है उसकी बेस पे आपने उसको डेवलप करना होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे जो रेलवे का जो हमने बनाया था, रेलवे का यहाँ पे जो सेंट्रल रेलवे का भी चल रहा है अभी, मतलब आपकी क्लास 12 से भी शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो यहाँ पे MSc और MPhil के स्टूडेंट होंगे, आगे PhD वगैरह करेंगे, तो 2 साल इधर पढ़ेंगे, 2 साल चाइना में जाके पढ़ेंगे। ये पूरा पहले ये मैंने इसका सारा रेलवे का, एग्रीकल्चर का और जो लीगल सोर्स तीन सेंट्रल का मैंने उनके कॉन्सेप्ट तीनों, ठीक है, तीनों के वो भी मैंने बनाए और PC1 भी तीनों बनाए। क्योंकि ये मैं चूंकि रेलवे मैं डिस्ट्रिक्ट रेलवे में रहा था फाइनेंस, और वहाँ के उससे आइडिया हो गया, मतलब 1.5-2 साल में रहा वहाँ पे, तो आइडिया हो गया कि अगर रेलवे है उसको सही तरीके से उतार दिया जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की फिर हमने वो कॉन्सेप्ट वर्क किया कि यहाँ पे ऐसा वो रेलवे जिसमें उससे कभी जो ह्यूमन कैपिटल, रेलवे में कोई मसला नहीं, अभी भी कोई मसला नहीं, उसके जो वहाँ पे जो बंदे बैठे हैं जो उसको उनमें किसी तरह की वो नहीं है कि वो इसको ऑनरशिप यानी कि ऑनरशिप रेलवे। आप ये देखिए कि भी एक बंदा है, उसके पास एक वैन, एक पुरानी सी वैन होती है, एक टैक्सी होती है, एक रिक्शा होता है, वो एक पूरी फैमिली को उससे पालता है, ऐसे उसको मेंटेन भी करता है, उसमें पेट्रोल भी डलवाता है, कुछ भी। रेलवे उसका कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी डेवलप है आप यहाँ से, और हमें 50 मिलियन ऑन दी एवरेज हमारा इंडिया लॉस हर साल 50 मिलियन। इसका मतलब है कि हम उसको प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर सकते, हालांकि उसका तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर बेशक पुराना है, लेकिन इस तरह से डेवलप तो है ना सारा, मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको प्रॉपरली चलाना है, जहाँ पे करप्शन के वो है उनके एलिमेंट को रोकना है। तो जो भी कॉन्सेप्ट पेपर होता है वो आपने सेकेंडरी डाटा की बुनियाद पे उसको आपने ऐसा अट्रैक्टिव और अच्छा वो बनाना होता है डाटे की, उससे भी बंदा कहेगा ये तो लाजमी तौर पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेडिकल कॉलेज के जो हमने बनाया, जो हमारे चूंकि गवर्नमेंट है, कोई यूनिवर्सिटीज की फंडिंग है वो आजकल PhD के बाद खत्म कर देती है, बहुत थोड़े पैसे आते हैं, तो इतने बड़े इदारे को चलाने के लिए ज़ाहिर खुद सेल्फ सस्टेनिंग इसको बनाने के लिए कोई फंडिंग के सोर्स है नहीं चाहिए। ये मुख्तलिफ उन पे मतलब वो बाकायदा अपना हमारी मीटिंग होती है तो बाकायदा उसमें डिस्कस होता है। कोई किसी ने कॉन्सेप्ट दिया कि हम जो हॉस्टल और बना दें, उनके चार्जेस ज़्यादा कर दें, अब इसकी अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं कितना चार्जेस कर लेते। किसी ने कहा कि जो ना रेलवे की जो सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस वो बढ़ा दें, किसी ने कहा कि फीस बढ़ा दें, तो हर एक में ये मसले थे कि ज़ाहिर फीस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बच्चे दावा और बाकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे छोड़ के लोग 10 में चले जाएंगे, JIT में चले जाएंगे, इस्लामाबाद में चले जाएंगे, तो हमारे पास तो आएंगे और फीस से भी बढ़ा। ये मैंने जो है मैंने कहा कि मैं जो है ना अगर इसका चूँकि हमारे प्रिंसिपल बनाया था कुछ नहीं, मैंने कहा कि हम इसका मेडिकल कॉलेज अगर बनाया तो वो मतलब मैंने तो कंसेप्ट दिया, वो मेरे सर पे उन्होंने डाल दिया कि चलो आप इसका कंसेप्ट पेपर भी बनाए और क्लिनिकल रिपोर्ट भी बनाया और ये बनाया, वो अल्लाह के शुक्र मैंने बनाया और ये बाकायदा यानी कि अप्लाइड हुए कि ये इंशाल्लाह अप्रूवल होगी हमारी साल विदिन 6 मंथ ये सारा गया, बिजनेस प्लान बनाया, कंसेप्ट पेपर बनाया और ये इंशाल्लाह श्योर यानी कि मैं भी एक स्टैंडर्ड का अच्छा इंशाल्लाह हम जो ना और अगले 2 साल बाद 3 साल बाद जब आप इंशाल्लाह विजिट करेंगे एक अच्छा स्टैंडर्ड का कॉलेज है इंशाल्लाह सिस्टम का जो हम बनाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये पूरी इदारे को फंड भी करेगा और अच्छे ग्रेजुएट को इंशाल्लाह यहाँ से
अभी हमारा जो पहला हुआ है, अब आपने देखा, अगर आप प्योरली वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं ना, रेलवे के हम तो चुके हुए देखते रहते हैं, और भी ये करें कि वो ट्रेनिंग के दौरान ही वो इतने डिमोरलाइज बेचारे हो जाते हैं। सारे कुछ तो कर भी डिमोरलाइज रहते हैं, तो चलो आगे भी ऐसे हैं कि जिनका मोरल हाई हो, तो ये इंसान का मोरल हाई हो तो वो हर चीज को सोचा हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा एक तो ना एक रवायत से हट के अच्छी बात लगता जैसे अभी चूंकि ज़्यादा डेफिनेटली होगी, लेकिन चूंकि हमारा पहला वो है इस वजह से आगे इंशाल्लाह इसको मुझे तो कॉन्सेप्ट पेपर है, आपने इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप करना होता है कि जिसके पास भी जाए 5, 6, 7 पेज का, वो वाकई कहे कि यार ये वाकई जबरदस्ती चीज होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट है, उससे पैसे निकलवाना या नया प्रोजेक्ट शुरू करना वेरी 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 डिफिकल्ट। पूरे गवर्नमेंट जब तक उसका सेटिस्फाई नहीं होती तब तक उसको जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उस पर आपने एक्चुअली ये पूरे सर्वे करके एनवायरनमेंट का, जैसे भी बच्चे ने जिक्र किया था, क्योंकि अगर सोशल यानी कि सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट है उनको क्या है, उनको भी आपने कन्वर्ट करके इकोनॉमिकली और सोशल, लेकिन सोशल क्या है उनमें हर एक को पता है कि जो एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ एस्टिमेट है, वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट उसका निकाल सकते हैं। उसके निकाल के आप ये कह सकते हैं कि इतना प्योर इकोनॉमिक बेनिफिट है और इतना एक्सपेक्ट सोशल बेनिफिट है, वो निकाल के फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यह है कि आप ये गवर्नमेंट को आपने मजीद वो कन्विंस करेगा तो जो आइडिया था वो वाकई ये फिजिबिलिटी जो PC1 होता है, PC1 है वो तो बेसिकली पूरा मैप होता है। PC1 इज नो थिंग, PC1 तो पूरा एक मैप है, ठीक है। PC1 अगर आप लोग करें तो पूरा एक एक चीज है, ये रात निकालोगे तो किसमें इसमें जो आपको पढ़ाया एक 2-3 मिनट में आपने अब देखें, ये जस्ट ये आपके पास होंगे, जब भी आपको बनाना पड़े तो ये इंशाल्लाह अब आपको इसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये भाईजान जो है ना, ये देखें पूरा एक यानी कि वो है, ये इसमें एक्चुअल यानी कि कितने स्टूडेंट होंगे, कितने PDS के होंगे, अदर डिसिप्लिन में कितने होंगे, 10 साल के बाद क्या सूरत होगी। अच्छा, उसके बाद है ये कितना, इसके लिए कितने कितने ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कितने कितने ग्रेड के हैं। इसी तरह हर प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट स्टेशन आपने बनाना है या रेलवे बनानी है या कुछ भी करना है, आप उसके ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली उसका देंगे कि एक डायरेक्टर होगा, एक DG होगा, उसके नीचे किस टाइप के होंगे, कितने कितने होंगे। अच्छा ये, अच्छा उसके बाद है ये इसकी जितनी भी लैब्स हैं उनकी पूरी डिटेल है। अभी एक एक उससे ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का हुआ है, मैं तो डॉक्टर मेडिकल का नहीं था, लेकिन एक एक मेडिकल कॉलेज से जाके उनकी मुख्तलिफ लेके उनका जो है ना $US में करके पाकिस्तान के रुपए में कन्वर्ट करके एक एस्टिमेट उनका बनाना पड़ता है हर एक। आपने जो भी बनाने, जैसे आपने ट्रैक का बनाना है तो आपको पूरा उसको होगा क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है, ठीक है। एक एक उसका ये हर एक का ये बेसिकली एक्चुअल वो है, अब इसके मुताबिक फंड है वो हमें मिलेगा। इसकी ये टोटली जब इसको वो करेंगे, ये तो उनकी इंडिविजुअल डिटेल है। इसको काउंटर चेक भी करते हैं, बिल्कुल बना के अगर देखें फर्दर वो काउंटर चेक
बिल्कुल चेक करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर करते नहीं। लेकिन इसका ये है कि मसलन ये जो भी है, जो भी आपने कॉस्ट बताई है, जो भी कॉस्ट बताते हैं, उसका फिर जो है ना हर पिपरा जो सिस्टम है उसमें उसका बताया है, एक चीज का पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने कितनी कॉस्ट बताई थी, इंटरनेशनल कितनी है, पूरा है। जैसे प्रीवियस किसी और मेडिकल कॉलेज का मतलब किसी बना है तो उससे कंपेयर करें उसकी कॉस्ट कितनी है। वो जाहिर है जो भी चीज आपने इक्विपमेंट लिए हैं या जो ह्यूमन कैपिटल लिया है, ये जो ह्यूमन कैपिटल है इनकी जो सैलरी वगैरह वो गवर्नमेंट ने पहले से डिटरमिन की होती है। मिसाल के तौर पे ग्रेड 17 है उसका इतना होगा, ग्रेड 18 का इतना होगा, सारा पहले से डिटरमिन होता है इंसान, ठीक है। इसी तरह जो इक्विपमेंट वगैरह है, इक्विपमेंट है, मिसाल के तौर पे आपने कोई गाड़ी लेनी है तो वो गाड़ी की आप या तो उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दें गाड़ी की, हम GLI आपने गाड़ी लेनी है, उस वक्त जो करंट प्राइस है वो आप उसमें डाल देंगे, मिसाल के तौर पे 30 लाख की, अब वो उसके एग्जीक्यूशन के दौरान है वो 40 लाख की हो जाती है, तो वो आपके पास एक जस्टिफाइड वो होता है कि इतनी कॉस्ट इसमें इंक्रीज करनी है। इस वजह से जो PC1 है वो 2 दफा 15% का रिवाइज गवर्नमेंट देती है, 30% है वो आप उसमें इंक्रीज दे सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आप पास होगी। अगर फिर भी कोई ज्यादा मसला हो तो फिर आप PC है उसको टोटली तौर पे रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस बात कोई प्रश्न। अब ये जो टेबल है ये पूरी उनकी समरी, यानी ये जो 1308 मैंने वो लिखा था, इसकी पूरी यानी कि वो है कि लैब में कितने चाहिए, रिसर्च फंड में कितने चाहिए, मीटिंग और ट्रैवलिंग में कितने चाहिए, ये 4 है। इसका टेबल पहले दिखाया था कि कितने चाहिए थे, कितना है। आपकी वजह से ना एटीट्यूड पूरी क्लास में सोचना सिविल वर्क्स का ये बकायदा इसकी पूरी डिटेल है, वो इसके जो ना पूरी डिटेल है कि चीज के कितने जो ना कवर कितना चाहिए, कितने हाल चाहिए, कितना तनाव है, तो उसकी पूरी डिटेल पहले अलग से कैलकुलेट करके फिर यहाँ उसमें हॉस्टल का क्या हुआ है, इस तरह बाकी ऑपरेशन वगैरह क्या निकले। अब इनमें कोई ज़ाहिर है हो सकता है आपको जब आप एक्चुअल में जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो है जो साइनो पार्क सेंटर का यानी कि जो चल रहा है उसमें हमारे पास ह्यूमन कैपिटल जो पहले ज्यादा रखा था, लेकिन चूंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ह्यूमन कैपिटल है वो हमारा तकरीबन 50% खाली है, क्योंकि लोग मिलते नहीं है, फाइल्स हमने लिए और जितनी सैलरी PC1 का गवर्नमेंट ने दी उसको लोग आते नहीं है, इस वजह से जो उसमें हमारे पास सेविंग थी और सिविल वर्क से उसके रेट चूंकि ज्यादा हो चुके थे तो उसको हमने फिर रीअप्रोप्रिएट करवा लिया ह्यूमन रिसोर्सेज से उसमें, तो ये विद इन हेड है वो इनकी रीअप्रोप्रिएशन भी हो जाती है। आपका जो ओवरऑल जो सीलिंग है उससे आप एक्सीड ना करें तो आप इसमें के अंदर आपकी रीअप्रोप्रिएशन है, और ओवरऑल पे 15% और 15% आपको तो ये जो सर GST की दर है उसमें जो पहले ही से सर्टिफिकेट हो जाते हैं कहते हैं आप 1300 मिलियन का कहते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज कैसे करती है जिसको रखना है, इसको रखना है, आज एजुकेशन पे फोकस करेंगे, इसको करेंगे, तो PC3 यानी PC3 जब आप जमा करवाते हैं PC3 जितने भी प्रोजेक्ट है वो प्लानिंग कमीशन है, इसीलिए बैठी है कि वो हर क्वार्टरली रिव्यू करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल जा रहा है, कौन सा वो बाकायदा फिजिकल और जो PC3 है फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस उसको देखना है। आपका जो है ना मतलब है आपका जो टारगेट है उससे 70+ यानी कि आपका टारगेट अचीव साल 100% मुझे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 70 एंड अबव हो तो वो सेफ उसमें जोन में रहता है। 50 से जो नीचे उसको वो बंद कर देते हैं, तो 50% है आपने बिल्डिंग का होता था वो नहीं आपने लिया, आपने सर्वे नहीं किया, 50% भी आपका बजट भी नहीं हुआ फिजिकल नहीं हुई, तो उसके चांस होते हैं कि उसको बजट में उसको बंद कर देते। अब यार उनको सारे काम ये बेसिकली ये होता है 20% पहले उसमें एलोकेट होता है, 30% फिर 30% फिर 20% पहले उसमें 20% 30 और 4 क्वार्टर हर क्वार्टर पे वो मतलब है उसको रिव्यू होता है हर क्वार्टर। जो सेंट्रली होता है उसका मेन यानी कि आप कभी उसमें चल जाएंगे तो ये जितने भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है रेलवे की सबसे ज्यादा ऊंचाई बड़ी पिछली मीटिंग लंबी लंबी चल रही होती है उसमें इसी की चल रही होती है,
उन्होंने क्या की क्यों नहीं बंदी, ये भी तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर इवेंचुअली जो पीएससी में और जो पीएससी में फिजिकल सेक्रेटरी की चाहिए होती है, चेयरमैन की चाहिए होती है, क्यों नहीं यार तुम इतना पैसा दिया आपने क्यों जाएगी, एक मशीन है उसकी यानी कि चाहिए होती है। पीएससी भी जाया, जैसे हमने पहले दिखाया कि कितना उसमें तकरीबन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो यूटिलाइजेशन 50% से कम ही होती है, जिसकी वजह से जो हमें वो पैसे में बड़ा मुश्किल पेश आती है कि यार आपको तो पैसे पड़े होते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करते। उसमें ये इस वजह से जो प्रोजेक्ट है उस पर एक अच्छी बड़ी टीम है उसकी जो प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ये पाकिस्तान की ओवरऑल ही फॉर्चुनेट है कि जो है ना प्रोजेक्ट जो होता है उसके आपकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें जो भी है जो जितने आपके ये 12 मैं समझ करता हूँ जो पहना हुआ है वो थ्योरी होती है, किसी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो आपने एक पूरी मतलब है डाटा एनालिसिस सर्वे वगैरह करके बता दिया कि ये इसके फायदे होंगे, और पीसी वाला बेसिकली एक टोटली एक मैपिंग है, पीसी वाला टोटली तौर पे एक मैपिंग होता है और इसमें एक एक चीज की पूरी डिटेल है वो है। तो देखिए ये तो चलो बाकी ये रेलवे का ये मैंने बनाया था, अब इसमें जो भी इक्विपमेंट है वो जाहिर है हमारे सेंटर के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे वो मैंने बीजिंग जियोटॉन है उससे मंगवाए थे, एक एक डिटेल एक एक क्या क्या आपको चाहिए, आपका जब सेंटर बनेगा तो आप कल को ये कहेंगे हमने तो ये एक एक डिटेल उनकी वो लेके तो इस पर हमने क्या तो पहले हो रहे हैं अभी तो एग्रीमेंट वगैरह इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसका तो पीसी बन गया रेलवे है ना, रेलवे वैसे पड़ा हुआ है अभी तो पीसी वाले वैसे ही साल इसको जमा करो पैसे नहीं, ये डिपार्टमेंट तो हमने अपने अपने उस पर खर्चे पे शुरू किया ना, नहीं वैसे तो बीजिंग जियोटॉन है वो हमारे साथ है, उनका एग्रीमेंट है, आपको पढ़ाई तो होगा उन्होंने कोई मेरा खाली 2-4 बैच आगे उनके अभी चूंकि कोविड की वजह से और वैसे पाकिस्तान के हालात की वजह से यहाँ पे फिजिकली 40-50 तो लाजमी तौर पे ये है। फिर जो आपका तो चूंकि प्रोफेशनल है ना जो यहाँ पे रेगुलर 3 साल की हो, 1 साल में उस स्टूडेंट पे चाइना में जानी पड़ेगी, ये उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट, लेकिन ये पूरा फुल सेंटर डेवलप होने के लिए हमें ये चाहिए 1.5 अरब से ज्यादा 2 बिलियन रुपए चाहिए। इसका PC1 हमने जमा करवाया हुआ है रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, लेकिन इसका प्रूफ नहीं, ये जो कुछ भी अभी हम चला रहे हैं ये हम अपने तौर पे चला रहे हैं, अशफाक खट्टक को हमने हायर किया और उसके वो तो ये उसमें आप ये वो कीजिए ना, मतलब है कि ये जो उनकी इंग्लिश ऐसी है वैसे चाइनीज वो असल में वैसे उनका ना वैसे एंटी यानी कि उसको प्रेफर ही नहीं करते थे इंग्लिश में। आपने देखा होगा कि उनके जो लीडर है उनकी इंग्लिश आती भी होगी, वो मीटिंग में कभी भी इंग्लिश में बोलेंगे, चाइनीज बोलेंगे। अब उसका ये है कि हमारे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको 3 से 6 महीने का यानी कि हम चाइनीज और जर्मन है वो लैंग्वेज वो अभी डिस्कस हो रहा है, तो उसमें इंशाल्लाह उनको हम शुरू करवाएंगे कि जो जिन स्टूडेंट ने वहाँ पे जाके पढ़ना है पहले उनको कम से कम कुछ ना कुछ नॉलेज होगा चाइना की और जर्मन लैंग्वेज की। वो हम तो फर्स्ट तो यही उनसे की कि जिनको अच्छी इंग्लिश आती है। उसके अंदर सर किसी में एक मैप होता है कि सारी चीजें जैसे हम कॉस्ट कटिंग करते हैं हम इधर से पैसे इकट्ठे कर लेंगे, जैसे खर्च करें जैसे ऊपर सिविल वर्क को पोस्टर था आपने सोचा कि यहाँ से पार्टनर से उसके लिए बना रहा है तो हम उसके पैसे करके गड्डी को दे देंगे सर, अगर हमारे पास एक फैसिलिटी भी तो कम हुई है ना, तो फिर वो इस तरह है कि मिसाल के तौर पे हमें पहले साल में जो फैकल्टी का बजट था उसमें उतनी फैकल्टी नहीं आई, अब वो तो गुजर गया ना, वो पैसे तो बच गए,
अब फ्यूचर की तो हमने नहीं कट की। मतलब पहले साल हमारे पास है मतलब 20 बंदे आने चाहिए थे, हमारे पास 10 बंदे आए, तो 10 बंदों की तो सैलरी बची रही ना, 10 बंदों की सैलरी बच गई। अब वो आगे तो सैलरी का बजट मौजूद है ना, वो जो 10 बंदों की सैलरी है वो सेविंग है, जो एक्चुअली सेविंग है। मिसाल के तौर पर आपने उस दौरान ट्रैवलिंग का साल ट्रैवलिंग का इतना रखना है, कोविड की वजह से ट्रैवलिंग नहीं हो सकी। नहीं, लैब्स होते हैं, जो ओवरऑल पैसे हैं वो आपके मतलब मौजूद रहते हैं। लैब्स ऐसे होते हैं कि आप उसको पहले सरेंडर करें, लैब्स होते हैं जो आप सरेंडर ना करें। आप बताइए ना कि 2 महीने पहले अप्रैल में 15 अप्रैल तक आमतौर पे डेट गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर देती है कि जिसने फंड रिटर्न करने रिफंड करने 15 अप्रैल तक है, और बाद में अब 15 मई तक भी चले जाते हैं। 15 मई तक है, वो बता दें कि आपका जो कसरत पैसे होंगे वो आप उनके उतने पैसे उनको बता दीजिए जितने हमारे बच में, वो फिर अगले साल आपको मिल जाएगा। ये रूल्स फाइनेंस के कहाँ पे दिया ये लोकेशन के यार, ये तो जो है एक तो मतलब है एक छोटी किताब है वीडियोस हैंड छोटी, ठीक है। ये हैं ये बात है तो सारे क्या टाइटल जी आपने जो बुक बताया क्या टाइटल? GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स, GFR गवर्नमेंट के, इसमें सारे पे के बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल। और एक जो है ना ये फाइनेंशियल रूल्स फॉर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है। फाइनेंशियल रूल्स फॉर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स इसके लिए, और ये चूंकि PAO प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, इनके भी यानी कि रूल है, उस पर आप ब्राउज करेंगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। PAO फाइनेंशियल रूल्स फॉर PAO, अभी जो लेटेस्ट है वो आए थे पिछले साल लेके आए थे, तो मेन के मोटे मोटे रूल्स वगैरह। कोई और किसी का क्वेश्चन हो, बाकी जो है ना